यूट्यूब चैनल पांडे क्लास में लोगों को स्वागत है दोस्तों। तो हम इकोनॉमिक्स का पढ़े थे भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास बुक। ठीक है दोस्तों, इसका हमने पहला चैप्टर पढ़ा था स्वतंत्रता प्राप्ति से भारतीय अर्थव्यवस्था। देखिए हम पहला चैप्टर में मैंने इसकी 5 पार्ट्स बना के इसकी वीडियो अपलोड करी थी अपने चैनल पे। तो दोस्तों आज हम इसका आखिरी पार्ट पढ़ रहे हैं। जी हाँ, आखिरी पार्ट 6 पढ़ रहे हैं दोस्तों। अब हम फटाफट अपने टॉपिक पर आते हैं दोस्तों। हमारा जो टॉपिक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है वो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत का व्यावसायिक ढांचा। क्या बोला मैंने? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत का व्यावसायिक ढांचा, यानी कि व्यवसाय। उस समय लोग जो व्यवसाय का मतलब होता है कि किसी भी जो जो आप काम में लगे उस अपना वो व्यवसाय होता है। कोई मोची जूता सील रहा है तो उसका व्यवसाय क्या है? जूता सीलना। कोई टेलर कपड़े सील रहा है तो उसका व्यवसाय क्या है? कपड़े सीलना। तो उस समय जो लोग किन किन कार्यों में ज़्यादा लगे हुए थे और उन कार्यों में क्या योगदान था हमारी अर्थव्यवस्था का, हमारी अर्थव्यवस्था में, सॉरी दोस्तों, तो वही देखेंगे। ब्रिटिश शासन के काल में, देखिए उस समय हम सारा जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं वो ब्रिटिश शासन काल में पढ़ रहे हैं कि जब ब्रिटिशों का राज था। तो दोस्तों, तो पहला पॉइंट है कृषि व्यवसाय का एक मुख्य स्रोत। क्या बोला मैंने? कृषि व्यवसाय का एक मुख्य स्रोत। आप ये जानते ही हैं उस समय जो लोगों का सबसे ज़्यादा व्यवसाय, जो लोग सबसे ज़्यादा जो काम करते थे या जिस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लगे हुए, वो कौन सा क्षेत्र था? आपका प्राथमिक यानी कि कृषि। ठीक है दोस्तों, हमने पहले ही पढ़ा था कि कृषि की में जनसंख्या, आधी से ज़्यादा जनसंख्या लगी पड़ी है। तो कृषि व्यवसाय का एक मुख्य स्रोत था, लेकिन वो जो व्यवसाय था वो कोई लाभप्रद व्यवसाय नहीं था लोगों के लिए। जी हाँ, लाभप्रद नहीं था। हम पहले पढ़ चुके हैं कि क्यों नहीं था लाभप्रद। इस चीज़ में हम ज़्यादा जाएंगे नहीं, डीपली इसमें ज़्यादा जाना नहीं है हमें। बस एक पॉइंट हमें, मोटा मोटा पॉइंट हमें ये पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, कृषि व्यवसाय का मुख्य स्रोत था, इसमें ज़्यादा लोग लगे पड़े थे, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था में उसका योगदान उतना ज़्यादा नहीं था। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए अगर 70% लोग लगे पड़े हैं तो कृषि का योगदान 2 या 3% है, 10%, सॉरी 10% है। तो ये कोई ज़्यादा है? आपका 60% लोग लगे पड़े हैं और आपका 10% योगदान दे रहे हो। कम 60, 70, 80 तो देने चाहिए थे। तो दोस्तों उस हिसाब से योगदान नहीं था, लेकिन लोग ज़्यादा लगे हुए थे। कृषि उस समय भारत का मुख्य व्यवसाय था और बहुत ही निम्न व्यवसाय था। ठीक है दोस्तों, और दूसरा जो पॉइंट है वो है उद्योग विकास का एक निराशाजनक स्रोत। उद्योग विकास का एक निराशाजनक स्रोत। देखिए उस समय जो उद्योग, देखिए इसमें हम जो उद्योग की बात कर रहे हैं वो हस्तशिल्प की बात नहीं कर रहे हैं, हम आधुनिक उद्योग की बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हस्तशिल्प का तो पतन हो चुका, हम पढ़ चुके हैं कैसे कैसे पतन हुआ, कैसे नष्ट हुआ। हम आधुनिक उद्योग का पढ़ रहे हैं। आधुनिक उद्योग विकास एक निराशाजनक स्रोत। देखिए आधुनिक उद्योग जो था, हमारा जो उद्योग था वो हमारे देश के विकास का एक निराशाजनक स्रोत था। देखिए विकास का स्रोत तो था लेकिन निराशाजनक, यानी कि उससे कोई फायदा नहीं था। वो हो या ना हो, बात एक ही थी दोस्तों। ठीक है, तो उद्योग विकास का एक निराशाजनक स्रोत है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्योंकि उद्योग में हमारा कोई भी मुनाफा नहीं था, हमारे उद्योग इतने विकसित नहीं थे, हमारे उद्योग इतने बड़े लेवल पे नहीं थे, कुछ ही बड़े बड़े 3-4 उद्योग ही थे। दूसरा, सरकार का कोई सपोर्ट नहीं था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और तो इसलिए कारण, इसी कारण क्या है, विकास का एक निराशाजनक स्रोत बना हुआ था हमारा उद्योग। तीसरा क्या है? असंतुलित विकास। तीसरा क्या है हमारा? असंतुलित विकास। देखिए असंतुलित विकास का मतलब कहता है अनबैलेंस डेवलपमेंट का मतलब कि ऐसा विकास जो संतुलित ना हो, संतुलित ना हो। ठीक है दोस्तों, संतुलित का मतलब है कि देखिए हमारे जो अर्थव्यवस्था में, हम पढ़ चुके हैं अर्थव्यवस्था में को विकास करने के लिए 3 सेक्टर होते हैं, उनका विकास होना बहुत जरूरी है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटोरी, यानी कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राइमरी में मतलब प्राथमिक में कृषि, द्वितीयक में उद्योग, तृतीयक में सेवा। तो इन तीनों क्षेत्र यानी कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र का जो विकास हो रहा था वो एक समान नहीं हो रहा था, संतुलित रूप में नहीं हो रहा था। किसी का बहुत ज़्यादा योगदान, किसी का बहुत ज़्यादा विकास है, किसी का बहुत कम, किसी का बिल्कुल ही नहीं। तो ये ऐसा विकास ठीक नहीं होता किसी भी देश के लिए जो असंतुलित विकास हो। जब तक तीनों सेक्टरों का विकास सेम, अच्छी तरह से, सेम बराबर दर से नहीं होगा, तब तक वो देश की अर्थव्यवस्था ग्रो नहीं करती। ठीक है दोस्तों, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था ग्रो करने में किसी एक सेक्टर का नहीं, तीनों सेक्टरों का योगदान बराबर होना चाहिए, तभी आपका वो अर्थव्यवस्था ग्रो करती है अच्छी। तो हमारे देश में जो विकास हो असंतुलित था, हमारे तीनों सेक्टर का जो विकास हो रहा था वो असामान्य रूप से हो रहा था, यानी कि समान रूप से नहीं हो रहा था, इक्वल रूप में नहीं हो रहा था, अलग डिफरेंट डिफरेंस था। ठीक है दोस्तों, तो किसी का खैर विकास तो कोई ज़्यादा किसी में हो नहीं जाता, सब ऐसे निम्न थे, लेकिन जो थोड़ा मोड़ा विकास था वो क्या असामान्य रूप है, यानी कि आपका इक्वल नहीं था। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। स्वतंत्रता के समय भारत की आधारिक संरचना क्या है? स्वतंत्रता के समय भारत की आधारिक संरचना। देखिए उस समय स्वतंत्रता के समय भारत की आधारिक संरचना कैसी थी? ठीक है, उसमें हम ये पढ़ेंगे। कल दोस्तों आपको आधारिक संरचना के बारे में पता होना चाहिए। आधारिक संरचना हमारी होती क्या है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है दोस्तों, ये होती क्या है, मैंने एक डेफिनेशन लिखी है, बहुत ईजी वे में समझेंगे इसको। आधारिक संरचना, मेरे साथ इस डेफिनेशन को देखते भी रहेंगे और समझने का प्रयास भी करेंगे डेफिनेशन में लिखने का क्या अर्थ है।
आधारिक संरचना किसी भी देश, समाज और संस्थाओं के विकास की आधारभूत सुविधाएं जैसे कि परिवहन, विद्युत आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति, चिकित्सा सुविधाएं और शैक्षणिक संस्थान आदि होती हैं। दोस्तों, अब डेफिनेशन को हम दोबारा से देखते हैं कि मैंने बोला कि आधारिक संरचना किसी भी देश की या समाज या संस्था की, यानी किसी भी देश का आपको या कोई देश हो या कोई समाज या कोई संस्था हो, किसी का भी विकास करना है तो उसकी एक आधारभूत सुविधाएं जैसे कि परिवहन, विद्युत आपूर्ति, चिकित्सा और शैक्षणिक संस्थान आदि होती हैं उसके विकास की। ठीक है दोस्तों। अब आधारभूत संरचना जैसे कि बेसिक नीड्स जैसे कि मैं आपको इजीली समझाऊंगी कि जैसे कि किसी भी आदमी की एग्जांपल ले लेते हैं, किसी भी आदमी का विकास के लिए उसकी बेसिक नीड्स क्या है, यानी कि जो जो उसको जरूरी है, उसके बिना वो विकास कर ही नहीं सकता। ठीक है दोस्तों। जैसे कि क्या है, हम बोलते हैं रोटी कपड़ा मकान। जब तक आदमी को रोटी नहीं, कपड़ा नहीं, मकान नहीं हो तो वो विकास नहीं कर सकता। वो तो उसके पास होना ही चाहिए अपने विकास के लिए, क्योंकि वो जरूरी है। रोटी के बिना जी लोगे आप, कपड़े के बिना आप समाज में रह लोगे, मकान नहीं होगा तो क्या होगा, कहाँ भटकोगे, सड़क पे सोओगे, ये विकास है आपका। ठीक है दोस्तों। तो ये जरूरी है मानव के विकास के लिए, जरूरी बेसिक नीड्स है, इनके बिना ये तो होना ही होना चाहिए, चाहे बेसिक कोई चीज़ ना हो। अब मैं बोलूँ कि बेसिक नीड्स में क्या आपका कहते हैं, एसी आएगा, कूलर आएगा, बड़ा बंगला आएगा, गाड़ी आएगी, नहीं। अगर आप पे ये होगी नहीं तो आप तब भी क्या जी लोगे, जीवन अपना निर्वाह कर लोगे, लेकिन इनके बिना के जीवन जी पाओगे आप, जीवन को चला पाओगे रोटी कपड़ा मकान में, नहीं नहीं ना। तो ये आपकी बेसिक नीड्स हैं। तो ठीक वैसे ही किसी भी देश या किसी समाज या संस्था के विकास के लिए उसकी जो बेसिक जो यानी कि जो उसे बेसिक नीड्स पूरी उसकी होनी चाहिए, उसके बिना वो विकास हो ही नहीं सकता। तो वही आपका आधारिक संरचना कहलाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि आधार, यानी कि बेस है जिस पर आपका विकास की बिल्डिंग खड़ी होगी। यानी कि विकास एक बिल्डिंग है और आधारिक संरचना उस बिल्डिंग की एक मजबूत नींव है जिस पे पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है। अगर मजबूत नींव नहीं होगी तो आपकी बिल्डिंग क्या ढह जाएगी विकास की। तो क्या, जैसे परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो कोई देश का अच्छा विकास माना जाएगा। अच्छा, पावर सप्लाई अच्छी नहीं होगी, यानी बिजली नहीं होगी तो देश का विकास होगा। मेडिकल सर्विस अच्छी नहीं होगी तो देश का विकास होगा। आपके कहते हैं एजुकेशनल जो आपके इंस्टीट्यूट है वो अच्छे नहीं होंगे, वो कुछ देश का विकास माना जाएगा, कर पाएगा नहीं ना। तो देखिए, आधारिक संरचना में दो प्रकार की होती है, आर्थिक आधारित संरचना और सामाजिक आधारित संरचना। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्या होती है। देखिए, आर्थिक आधारित संरचना, दोस्तों आर्थिक आधारित संरचना का मतलब ये है कि अर्थव्यवस्था की बेसिक नीड्स का विकास, यानी जिसमें अर्थव्यवस्था से जुड़ी चीज़ें हों, यानी कि आपके अर्थ से आपके रोजगार को बढ़ावा देने के लिए जो चीज़ें होती हैं वो आपके आर्थिक आधार संरचना कहलाते हैं। आर्थिक यानी पैसों से जुड़ी चीज़ें जो आधार संरचना, जैसे सड़क, पुल, परिवहन और विद्युत आपूर्ति। देखिए, एक आपको अच्छा, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो, ठीक है, अब किसी अच्छी कंपनी में काम करते हो और आप वहाँ कंपनी में टाइम पे नहीं पहुँचोगे। अब टाइम पे कैसे पहुँचोगे, अच्छे ट्रांसपोर्ट सिस्टम से, अच्छी रोड से, ताकि आप जल्दी से पहुँच पाओगे। अच्छे ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होगा अच्छी जल्दी तो कैसे जल्दी पहुँच पाओगे। ठीक है दोस्तों। या अगर कहीं भी आप कारखाना लगा रहे हो, उद्योग लगा रहे हो, इंडस्ट्री के लिए अगर पक्की सड़कें, अच्छी सड़कें नहीं होंगी तो क्या आप अपने माल को जगह जगह पहुँचा पाओगे। अच्छे हाईवेज नहीं होंगे, अच्छे ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, अच्छी बिजली सप्लाई नहीं होगी तो आप क्या उद्योग स्थापित कर पाओगे, आप अर्थव्यवस्था का विकास कर पाओगे, नहीं ना। तो ये आपका क्या आर्थिक संरचना है। दूसरा आपका क्या, सामाजिक आधारित संरचना। सामाजिक यानी जो मानव के विकास से, समाज में कौन, मानव ही तो रहता है, इंसान ही तो रहता है। तो मानव के विकास से जो जुड़ी बेसिक नीड्स है वो क्या है, स्वास्थ्य सुविधाएं, यानी कि मेडिकल सर्विस अच्छी नहीं होगी तो वो आदमी कभी विकास कर पाएगा। अगर आदमी विकास नहीं कर पाएंगे तो वो देश विकास कर पाएगा, नहीं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अच्छे नहीं होंगे तो क्या वो देश, क्या उस वहाँ के मानव कुशल और ज्ञानी बन पाएंगे, नहीं। प्रशासनिक सेवाएं यानी कि पुलिस, कोर्ट, यानी कि आपका क्या है, पुलिस और न्यायालय, कोर्ट अच्छे नहीं होंगे, कोर्टों का अच्छा वहाँ पे फैसिलिटी नहीं होगी तो वह उस देश में क्या, न्याय नहीं होगा, जस्टिस नहीं होगा, वहाँ पे क्या है, बुराइयाँ पनपेंगी, आपके भ्रष्टाचार, करप्शन बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों। अब हम ये जानेंगे कि उस समय भारत स्वतंत्रता के समय भारत की आर्थिक संरचना वो कैसी थी ब्रिटिश शासन काल में। हमने ये तो जाना ये होती क्या है। अब मैं बताता हूँ, उस समय बहुत बेकार थी। जी जी बिल्कुल, आपको इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है। कोई भी चीज़ इसमें आती है कि उस समय कैसी थी, उसमें आपको आँख मूंद के लिखनी है बेकार थी। बेकार किस तरह थी ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, उस समय हमारी आर्थिक आधारित संरचना तो ठीक थी,
मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, लेकिन ठीक थी, लेकिन सामाजिक बिल्कुल डाउन थी। विकास सिर्फ था, आर्थिक का हो रहा था, सामाजिक का नहीं। कैसे मैं बताता हूँ। वो इसलिए हो रहा था क्योंकि उसमें क्या है, अंग्रेजों का लाभ जुड़ा था। देखिए, अंग्रेजों ने अपने मार्केट को फैलाने के लिए, अपने माल को एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाने और जाने में जो सुविधा के लिए इन सड़क पुल परिवहन विद्युत आपूर्ति का क्या है निर्माण करा, अपने लाभ के लिए, अपने माल को आने जाने में, अपने मार्केट को फैलाव करने के लिए इन्होंने इस चीज़ का विकास करा अपने लाभ के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आर्थिक आधारित संरचना का विकास हो रहा था, लेकिन अंग्रेजों के लाभ के लिए। दूसरा, समाज अधिसंरचना, उसमें कोई भी आपका विकास नहीं हो रहा था। स्वास्थ्य सुविधाएं हम पढ़ चुके हैं बहुत कम थी, तभी तो लोगों की उस समय जीवन प्रत्याशा जो हमने पढ़ी थी जनांगीय रूपरेखा वाले में, दोस्तों याद है मेरा जो पिछली वीडियो पार्ट 5 में, अगर जिसने नहीं देखी वो पार्ट 5 में जाके देख सकता है। जनांगीय रूपरेखा में हमने पढ़ा था जीवन प्रत्याशा, यानी कि उस समय जो औसत, देश के जो औसत लोग जी पाते थे, ज़्यादा तो उम्र 32 साल तक लोग जा जीते थे, उसके बाद मर जाया करते थे अधिकतर लोग। वो क्यों? अच्छी सी मेडिकल सेवाएं नहीं थी। दूसरा, शैक्षणिक स्थान, हमने पढ़ा था कि जो उस समय साक्षरता दर थी, लोग पढ़े लिखे कितने थे, 16% टोटल जनसंख्या का, उसमें से और 16% में 7% स्त्रियाँ बस पढ़ी लिखी थी। तो उस समय क्या एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं था, प्रशासनिक सेवाएं नहीं थी अच्छी, पुलिस वुलिस कोई भी करप्शन भ्रष्टाचार बहुत था, चोरी चकारी छेड़ाछाड़ी बहुत होती थी, कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। ठीक है दोस्तों, तो उस समय हमारे चिंतना हमारी बिल्कुल बेकार थी, सामाजिक आर्थिक थोड़ी सुधरी थी, वो भी अंग्रेजों के लाभ के लिए। और दोस्तों, एक नोट मैंने डाल के लिख रखा है कि भारत में पहली रेल, ये मैंने इसलिए लिख रखा है कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा एक नंबर में आ जाता है ये कभी कभार, कि भारत में पूछा जाता है कि भारत में पहली रेल की शुरुआत कब हुई थी, यानी कि भारत में रेल की शुरुआत कब हुई थी। तो कब हुई थी? 16 अप्रैल 1853, 1853 को शुरुआत हुई थी। वो भी किस राज्य में? महाराष्ट्र में। और वो भी कहाँ से चली थी? मुंबई से थाने तक। ठीक है दोस्तों, मुंबई से थाने तक। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्या था, ये एक नंबर क्वेश्चन था। इसको थोड़ा आप नोट कर सकते हैं, या आप इसको तो अपने माइंड में लर्न रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, भारत में रेलवे के प्रभाव। भारत में रेलवे के प्रभाव, यानी कि जो भारत में जब रेल आई थी, जब रेल की शुरुआत हुई थी, तो उससे हमारे जो भारत के जो उस पर क्या इफेक्ट पड़ा था, भारत की अर्थव्यवस्था पे। ठीक है दोस्तों, अब ये इसमें ये जानेंगे। देखिए, किसी चीज़ का जो इफेक्ट होता है वो दो तरह से होता है आपका, पॉजिटिव नेगेटिव, सकारात्मक और नकारात्मक, किसी भी चीज़ है। जैसे कि इस समय हम ले लेते हैं एग्जाम्पल है कोरोना। अब आप लोग सोच रहे होंगे वीडियो में कि सर जी कोरोना को कह रहे हैं, कोरोना का तो नेगेटिव इफेक्ट ही हो रहा है, लोग मर रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था डाउन हो रही है। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ की और चीज़ आपको ध्यान देना होगा कि उससे हमारा क्या है, पॉल्यूशन बहुत लेवल क्या कम हो गया, तो ये हमारा एक पॉजिटिव इफेक्ट है। तो किसी भी चीज़ के जो इफेक्ट होते हैं वो दो तरह के होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। तो ऐसे ही ठीक है, हम रेलवे का जानेंगे। देखिए, पहले जानते हैं हम सकारात्मक प्रभाव, यानी कि पॉजिटिव इफेक्ट क्या थे इसके, यानी कि इसके मेरिट क्या थे। पहला क्या था? घरेलू बाजार में विस्तार। देखिए, रेलवे आने से पहले हमारा जो घरेलू बाजार का विस्तार वो बहुत ही क्या है, कम था। यानी कि जगह जगह पे लोग बाजार का विस्तार नहीं कर, जगह जगह बाजार नहीं थे, कुछ ही कुछ मेन मेन टाउन में बाजार लगते थे। क्यों? क्योंकि हर जगह क्या है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं था। लोग अपने माल को कैसे ले जाएंगे, गाँव तक पहुँचाएंगे कैसे? तो शहरों में लगाना पड़ता था, मार्केट का विकास सिर्फ शहरों तक सीमित था। लेकिन रेलवे के आने से अब जगहों पे कोने कोने तक और सस्ते में और ज़्यादा माल पहुंचा पा रहे थे अब। तो घरेलू बाजार का विस्तार हुआ था। दूसरा, कृषि के व्यापारीकरण को बढ़ावा, यानी कि कृषि के व्यापारीकरण जो हमने पढ़ा था, बढ़ावा कैसे मिला। मान लिया किसी किसान को अपना गेहूँ उगाना है, गेहूँ उगा के उसे बेचना है, सॉरी गेहूँ उगाया उसे बेचना है, तो बेचने के लिए मान लो वो है किसी कोलकाता के गाँव में। ठीक है, किसी कोलकाता के गाँव में, कोलकाता मान लो, चलो बिहार के गाँव, बिहार में किसी, मान लीजिए देवरिया गाँव में है। अब गाँव से उसे क्या कहते हैं, जिले में, अब उसे गाँव जिले से क्या है, पटना जाना है, शहर में उसे मार्केट लगाना है। लेकिन वहाँ की रास्ता ख़राब है, वहाँ कोई ट्रांसपोर्ट का अच्छा सिस्टम नहीं है, और अगर जाने में इसे इतना खर्चा लग जाएगा, उसका आधा माल कहते हैं इतनी ख़राब रोड है कि आधा माल ख़राब हो जाएगा, उससे सड़ जाएगा, गल जाएगा। तो दोस्तों क्या है, उससे क्या है, जगह जगह क्या आपका मार्केट को फैलाव नहीं हो पाता था, तो कृषि के व्यापारीकरण को फ़ायदा नहीं होता था। जो बेचना चाहते थे वो बेचने के लिए उगाते ही नहीं थे, कहते हैं क्या करें, जब बेच ही नहीं पाएंगे तो क्यों उगाएंगे, उतना ही उगाएं जितना हम खा सके। तो उस समय क्या, कृषि के व्यापारीकरण को बढ़ावा नहीं मिला। लेकिन रेल आ जाएंगे जैसे, इसको बढ़ावा मिला। अब लोगों को क्या है, जगह जगह माल पहुँचाने के लिए क्या है, अब रेल आ गई, और रेल से ज़्यादा मात्रा में और सस्ते में वो क्या है, अब जगह जगह माल अपना पहुँचा देते, तो इससे क्या है, लोगों को क्या प्रेरणा मिली कि अब व्यापार हम कर सकते हैं, कृषि को चीज़ों को बेच सकते हैं, क्योंकि अब रेल है। ठीक है दोस्तों, तीसरा क्या है, सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा। देखिए, जो आपकी कल्चर है उसको बढ़ावा मिला, आपके सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा मिला, यानी कि लोग पहले क्या है, अब लोग
रेलवे से कहीं से भी कितनी भी दूर है, आराम से दूरियों को कम करके एक दूसरे से मिल सकते थे, दूसरों के पास आ जा सकते थे। यानी कि मान लीजिए अब मुझे बंगाल से मुझे कहते हैं झारखंड जाना है, या बंगाल से मुझे कहते हैं उड़ीसा जाना है, तो पहले सोचना पड़ता था कैसे जाऊंगा, इतने दिन लगेंगे, कौन कितना करेगा, इतना थक जाएंगे। लेकिन रेलवे से क्या है, मात्र 1-2 दिन के अंदर हम क्या है बंगाल से उड़ीसा पहुंच सकते। तो उससे क्या है, आपकी क्या है, संबंधों को बढ़ावा मिला। अब लोग क्या है, दूरियां लोगों की खत्म हुई। ठीक है दोस्तों, अब लोग पास आने लग गए रेलवे की वजह से। चौथा क्या, अकाल से बचाव। उस समय क्या था, बहुत भूखमरी फैलती थी आपके देश में, बहुत सूखा पड़ता था। ठीक है दोस्तों, तो उस समय क्या, रेलवे की वजह से जगह जगह आपकी राहत सामग्री पहुंचाने में क्या सहायता मिलती थी। जहाँ पे आपकी गाड़ियाँ नहीं जा सकती थी, जहाँ पे रोड अच्छे नहीं थे, तो वहाँ रेलवे की सहायता से वहाँ लोगों के पास राहत सामग्री पहुंचाई जा सकती थी, लोगों के लिए खान पान की सुविधा की जा सकती थी। रेलवे से अकाल से बचाव हो सकता था। अब दोस्तों देखिए इसका नकारात्मक प्रभाव क्या था। पहला, कच्चे माल का निर्यात। कच्चे माल का निर्यात का मतलब यह है कि जब अंग्रेज जब रेल किस लिए लाए थे, इसी के लिए लाए थे, कच्चे माल का निर्यात कर सकें और अपना तैयार माल भारत के जगह जगह कोनों में फैला सकें। ठीक है दोस्तों, इसीलिए इसका रेलवे लाए थे। आपका रेलवे कौन लाया था, लॉर्ड डलहौजी। इस समय लॉर्ड क्या था, डलहौजी, वो उसका लाया था। ठीक है दोस्तों, तो उस समय क्या आपका लॉर्ड डलहौजी लाया था रेलवे। भारत में रेलवे के जनक लॉर्ड डलहौजी है जो लाने वाला। ठीक है दोस्तों, तो उस समय क्या है, अंग्रेजों ने रेलवे का विकास लेकर करा था, क्योंकि उनको कच्चे माल ले जाने में इंडिया से अपने देश तक, मतलब सॉरी, अपने देश से तो रेल जाएगी नहीं, मतलब अपने उनके इंग्लैंड तक, मतलब कि गांव से दूरी दूरी तक इतने, और वो भी ज़्यादा कच्चा माल कैसे लाया जा सके, तो उनको बहुत दिक्कतें आती थी। ठीक है दोस्तों, सड़कें अच्छी नहीं थी, इतना वो उतना विकास भी नहीं कर पा रहे थे। तो दोस्तों उन्होंने क्या रेलवे का विकास इसलिए करा ताकि वो आराम से आसानी से कच्चे माल को क्या है अब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकें। ठीक है दोस्तों, वो भी बहुत आसानी से कच्चे माल का निर्यात कर सकें, और वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है वो है तैयार माल का आयात। अब देखिए कच्चा माल ले गए हैं, तो उस कच्चा माल से जो तैयार माल है उसका तो आयात करेंगे वो। ठीक है, तो हमारा देश क्या एक बड़े उनके लिए मार्केट के रूप में था। तो जो अपने कच्चे माल के द्वारा जो उनका तैयार माल था उसको भारत के कोने कोने तक पहुँचाने का काम रेलवे के द्वारा कराया जाता था। बहुत बड़ी मात्रा में क्या मार्केट वहाँ पे विस्तार करा उन्होंने, अपने तैयार माल का उन्होंने आयात करा रेलवे द्वारा। तीसरा क्या है, ब्रिटिश बाजार का भारत में विस्तार। ठीक है, ब्रिटिश भारत बाजार का भारत में विस्तार। और हाँ एक दोस्तों एक चीज़ और, कि देखिए कच्चे माल का निर्यात करा गया, और यानी कि हमारे जो प्राकृतिक संसाधन को क्या है उन्होंने उठा उठा के अपने देश में लेकर उनसे तैयार माल हमारे देश में लाया गया। तो दोस्तों क्या है, इससे हमारी जो अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा झटका मिला, हमारा देश और गरीबी की चपेट में आता गया। तीसरा क्या, ब्रिटिश बाजार का भारत में विस्तार। देखिए पहले क्या था, जगह जगह रेलवे से आने से पहले क्या जगह जगह क्या है, ब्रिटिश के जो सामान थे, जो ब्रिटिश की वस्तुएं थे वो पहुंच नहीं पाती थी। ब्रिटिश की जो बनी वस्तुएं थी वो पहुंच नहीं पाती थी गांव गांव तक। उस समय क्या हमारे जो घरेलू जो बाजार था उसका ही जो विस्तार था, हमारे जो भारतीय सामानों की लोगों को खरीदना पड़ता था, क्योंकि उसके सामने कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन रेलवे के आने से अब कोने कोने जगह उनका तैयार माल पहुंचने लग गया। तो उससे क्या है, हमारा जो जो उनका ब्रिटिश बाजार था वो बढ़ने लग गया। हमारे घरेलू बाजार, हमारा जो भारतीय बाजार था वो क्या कम होने लग गया उनके मुकाबले, और उनका बाजार क्या बड़ा होने लग गया। चौथा क्या, भारतीय वस्तु की कम मांग। दोस्तों जो हमने तीसरा पॉइंट पढ़ा वही है कि भारतीय वस्तु की अब क्या कम मांग होने लग गई थी, क्योंकि क्या ये बहुत सस्ते होते थे और बहुत टिकाऊ होते थे हमारे माल के अकॉर्डिंग। हमारा माल महंगा भी होता था और कम टिकाऊ होता था। तो और रेलवे के ऐसे क्या जगह जगह माल पहुंचने लग गया, तो क्या है लोगों ने हमारे भारतीय वस्तु की मांग करना बहुत कम कर दिया अपने देश में ही। तो क्या भारत में हमने रेलवे का प्रभाव पड़े दोस्तों, कि कैसे कैसे रेलवे प्रभाव, सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव। ठीक है दोस्तों, अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक है और लास्ट टॉपिक जो हमारा है कि ब्रिटिश के आगमन के सकारात्मक प्रभाव। देखिए दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था कि कोई भी किसी भी मनुष्य के कार्य या किसी भी वस्तु के कार्य या किसी वस्तु से संपन्न हुए कार्य के जो इफेक्ट होते हैं वो दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, मेरिट डिमेरिट दोनों होते हैं। यानी हमने देखिए हमने ब्रिटिश के डिमेरिट पढ़ते आ रहे हैं कि उनके आने के क्या क्या घाटे हुए। अब हम इस लास्ट टॉपिक में पढ़ेंगे उनके फायदे क्या हुए, मेरिट क्या, सकारात्मक प्रभाव। आप सोच रहे हैं कि अंग्रेजों ने हमारा शोषण करा, हम पढ़ते आ रहे हैं, और उन्होंने सच्ची में शोषण करा, हमारा देश सोने की चिड़िया खाया था उसको बिल्कुल खोखला कर दिया। उनके आने के क्या सकारात्मक प्रभाव रहे होंगे, उनके क्या अच्छी चीज़ रही होगी। नहीं दोस्तों मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि सबके ही कितनी बुरी चीज़ हो उसके मेरिट डिमेरिट दोनों ही होते हैं। तो देखिए दोस्तों इसमें देखते हैं हम पहला प्रभाव
रेलवे का आगमन। देखिए दोस्तों, आज जो हमारे देश में रेल चल रही है इतनी बड़ी मात्रा में, आज जो एशिया में भारतीय रेल दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है रेल का। रेलवे यानी सबसे जो ज़्यादा लंबी लाइन बिछे हुए में एशिया में दूसरे नंबर पर हमारा देश रेलवे नेटवर्क में। तो आज वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशों के कारण है, क्योंकि ब्रिटिश ही थे जो सबसे पहले रेल लाए थे हमारे देश में। ठीक है दोस्तों। तो और रेलवे से आज हमारा कितने लोग सफ़र करते हैं, कितना हमारा माल निर्यात आयात आसानी से होता है, तो वो सब ब्रिटिशों की देन है दोस्तों। दूसरा क्या है, कृषि का व्यापारीकरण की सोच देना। देखिए हमने जो हमारा जो भारत था वो क्या है, कृषि जो कृषि का रूप था वो हमारी निर्वाह कृषि था, ना कि अधिशेष कृषि। यानी मैं आपको हम पहले पहले जो वीडियो है उसमें हम बता चुके हैं कि निर्वाह कृषि और अधिशेष कृषि होती क्या है। फिर भी बताता हूँ। निर्वाह कृषि वो कृषि होती है जो उतनी ही खेती की जाती है जितना अपने परिवार के पालन पोषण के लिए अनिवार्य होती है। यानी कि जितना आपका परिवार खाएगा उतना ही आप उगाते हो। यानी कि आपका परिवार की जो गेहूं की खपत है वो 40 kg, तो आप 40 kg उगाओगे, इससे ज़्यादा नहीं। यानी उससे आपको कोई भी आय नहीं आती थी। लेकिन अधिशेष वो खेती होती है जिससे आपकी आय आती है। यानी कि आप उतना उगाओगे जितना आप खा भी सको, जितना आप बेच भी सको, वो अधिशेष खेती कहलाती है। ठीक है दोस्तों। तो हमने पढ़ा था कि कृषि का व्यापारीकरण यानी नील की खेती करना, यानी नील बेचने का जो खेती था वो कौन लाया था? ब्रिटिश। तो उन्होंने क्या है, भले ही उन्होंने अपने हमारे देश का शोषण करा, भले ही अपने फायदे के लिए करा, लेकिन जाते जाते वो क्या है, हमारे किसानों को एक नई सोच दे गए कि कृषि के द्वारा व्यापार भी करा जा सकता है, कृषि से आय भी कमाई जा सकती है, कृषि से व्यापारिक फसलें भी उगाई जा सकती हैं। तो हमारे किसानों को एक नई सोच देकर एक नया आइडिया दिए गए कि कृषि का व्यापारीकरण भी किया जा सकता है। तीसरा क्या है, सड़कों का निर्माण। देखिए काफ़ी उन्होंने सड़कों का निर्माण कराया था अपने सुविधा के लिए, अपने कहते हैं माल के आने जाने के लिए, आवागमन के लिए, सुविधा के लिए उन्होंने काफ़ी सड़कों का निर्माण करवाया, काफ़ी उन्होंने टाउन बसाए, काफ़ी सड़कों को पक्का करवाया, तो उन्होंने ये श्रेय भी उनको जाता है। चौथा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, वस्तु विनिमय प्रणाली के स्थान पर मुद्रा विनिमय प्रणाली देना। देखिए दोस्तों, जो आज हम सिक्कों का नोट का यूज़ कर रहे हैं वो अंग्रेजों की देन है। जी हाँ, उस समय क्या हम वस्तु विनिमय प्रणाली यानी कि हम वस्तु के बदले वस्तु ही देते थे। ठीक है। तो ये बहुत कठिन होता था कि मान लीजिए वस्तु वस्तु देना ये हमारी प्रथा चलती थी, लेकिन अंग्रेजों के टाइम पे आने के बाद ही मुद्रा विनिमय प्रणाली की वस्तु के बदले मुद्रा देने की प्रथा अंग्रेजों के टाइम पे चली। करेंसी अंग्रेजों के हिसाब से ही चलती आई करेंसी। ठीक है, करेंसी जो आप नोट सिक्के आप देख रहे हैं। पांचवा क्या है, कुशल प्रशासनिक तंत्र। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आज हमारे देश में एक कुशल प्रशासनिक तंत्र यानी कि एक संसद होनी चाहिए, संसद में राष्ट्रपति, दो सभा होती है, पार्लियामेंट, ये सब, ये जो तंत्र है, एक अच्छा राज करने का जो एक प्रशासनिक तंत्र है, यानी कि सिविल सिविल सर्विस, जैसे कि एक डीएम होगा, एसडीएम होगा, कलेक्टर होगा, कलेक्टर के अंदर रजिस्ट्रार होंगे, सब ये जो चीज़ कौन दे के गया, ये सब ब्रिटिश दे के गए। ये ब्रिटिश की देन है, क्योंकि ब्रिटिश की देन है जो आज हमारे देश में इतना कुशल प्रशासनिक तंत्र है, वो ब्रिटिश की देन है। ठीक है दोस्तों। तो एक अच्छा प्रशासनिक तंत्र, एक अच्छा न्याय, एक अच्छा शासन कराने की सोच, एक अच्छा शासन कराने का एक रूल कौन दे गए? हमारे ब्रिटिश। ठीक है, हमारी सरकार ने देखा कि ब्रिटिश ऐसे रूल करते थे, तो उसमें क्या है, उन्होंने देखा कि एक पार्लियामेंट होगी, उसमें क्या है, संसद, राज्यसभा और लोकसभा होंगे, राष्ट्रपति होगा, प्रधानमंत्री होगा, सिविल सर्विस होंगे, आईपीएस आईएएस, ये सब पुलिस सर्विस होंगे, कोर्ट होंगे। ये एक अच्छे देश के कुशल प्रशासनिक तंत्र यही तो होता है दोस्तों। तो ये कौन दे गए? हमारे ब्रिटिश दे गए, ब्रिटिशर दे गए। तो ये थे इनके सकारात्मक प्रभाव। पहला रेलवे का आगमन, दूसरा कृषि के व्यापारीकरण की सोच देना, तीसरा सड़कों का निर्माण, चौथा वस्तु विनिमय प्रणाली के स्थानों मुद्रा विनिमय प्रणाली का, और पांचवा कुशल प्रशासनिक तंत्र। तो दोस्तों यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है, और हम ये पार्ट 1 यानी कि हम ये चैप्टर 1 में हमने पढ़ा पूरा कि भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास कैसा था, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी हमारी स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, हमारे कृषि कैसा था, उद्योग कैसा था, सेवा क्षेत्र कैसा था। ठीक है दोस्तों, तो हमने चैप्टर में पूरा जाना। ठीक है दोस्तों, और अब हम इसका सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आने वाली दोस्तों। आपको वीडियो कैसी लगी तो कमेंट करके जरूर बताएं, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल करें दोस्तों। और मेरी एक नई मोटिवेशन वीडियो भी आने वाली कुछ दिनों में। दोस्तों धन्यवाद मेरी वीडियो को देखने के लिए। बाय बाय, शब खैर।